सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटी की जो हमारी घटना चक्र की सीरीज लगातार चल रही है, उसी का अगला टॉपिक है उद्देशिका, यानी कि इसको प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले हम इसका रिवीजन नोट्स देखेंगे, उसके बाद इसके जो PYQ हैं उन सभी PYQ को एक एक करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल यानी कि यूट्यूब के चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले रिवीजन नोट्स देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सुनिश्चित करती है, यानी कि कराती है सुनिश्चित। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। KM मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व बेरुबारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। संविधान की मूल आत्मा कहा गया। बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की थी। उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथनिरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। आगे देखते हैं। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। KM मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। BR अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज माना है, कहा है। आगे देखते हैं। दोस्तों, इसका जो रिवीजन नोट्स था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके PYQ कराऊंगा आपके लिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है पहला, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एक्स को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि इतना बड़ा स्टेटमेंट, ये सारी की सारी एक प्रस्तावना का पार्ट है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ये आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था संविधान को। इसका एक विश्लेषण देख लेते हैं। यह भारतीय संविधान की उद्देश्य क्या है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। प्रश्न में एक्स की जगह तिथि 26 नवंबर 1949 अंकित की जाएगी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका विश्लेषण देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उद्देशिका में। आईएएस प्री 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका द प्रियम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मनःस्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आज के ट्रेंड में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इसका विश्लेषण है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इस क्वेश्चन का पहले विश्लेषण देखते हैं। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है: सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। नोट दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि संविधान में उल्लेखित शब्द ये हैं: संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, गणराज्य, जनवादी, पीपल्स। शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है। यह शब्द चीन के संविधान में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम यानी कि संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक भी कर सकते हैं वीडियो पर और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दों पर विचार करें। इसमें इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपका सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद प्रजातांत्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 42वां संशोधन। इसका विश्लेषण है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 42वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। अगला इसका विश्लेषण है, संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका विश्लेषण है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पर लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो इसका सही आंसर 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो पहले इसके कथन पढ़ेंगे। इसका पहला कथन है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गोता उद्देशिका बना। दूसरा कथन है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है। तीसरा कथन है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। चौथा कथन है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द ओवरराइड नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर
ऑप्शन बी हो जाएगा। कथन 1, 2 और 4 बिल्कुल सही हैं, तीसरा इसमें बिल्कुल भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि पहले इसका विश्लेषण देखते हैं। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी कि जस्टिसेबल नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द यानी कि ओवरराइड नहीं कर सकती। तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। यह लागू नहीं किया जा सकता। यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 42वें संशोधन के द्वारा। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चनों में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये शब्द सम्मिलित नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कितनी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो इसका कथन पहला है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, दूसरा है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है अवसर की समानता और चौथा है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चारों की चारों इसमें बिल्कुल सही कथन दिए गए हैं। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत के संविधान के आमुख प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को नंबर 1 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, नंबर 2 विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, नंबर 3 प्रतिष्ठा, स्टेटस और अवसर की समानता और नंबर 4 व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए को पढ़ते हैं पहले, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कारण है इसमें, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो इसका सही आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डी हो जाएगा, हम भारत के लोग शब्दों से। इसका विश्लेषण है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सार्वभौमिकता यानी कि यूनिवर्सल। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में राज्य का
कोई धर्म नहीं है, यानी कि इसका विश्लेषण है भारत के पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रशय यानी कि समान रूप से माना जाता है, किसी भी धर्म का पक्षपात हमारा देश नहीं करता है, यही बात इसमें कही गई है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है राज्य के लिए सभी धर्म समान है, कोई उनके लिए विशेष स्पेशल धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य न्याय स्वतंत्रता समता तथा बंधुता, परंतु संघीय फेडरल शब्द यानी कि फेडरल शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ यानी कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोक कल्याण। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। इसका विश्लेषण है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विचार प्रकट करने विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धार्मिक न्याय। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। इसका विश्लेषण है समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधिनियम की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 में जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जाने कितनी परीक्षाओं में कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्देशिका। अगला क्वेश्चन है, इसका पहले विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। नोट लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देश्य का प्रियम्बल को माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को आर्टिकल 32 में यह बात लिखी गई है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अतः यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो इसका उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, के.एम. मुंशी। अगला इसका विश्लेषण है, के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। इसका विश्लेषण है, बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषणा किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यानी कि बेरुबारी केस में यह बात कही गई थी कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। बेरुबारी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देश्य का प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। तो इसका पहला ऑप्शन है, यूनियन ऑफ इंडिया
बनाम डॉक्टर पॉल कोहली, दूसरा ऑप्शन है बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी। अगला आगे देखते हैं इसमें, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। प्रश्नगत बातों में से बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उद्देश्य का संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देश्य का को संविधान का भाग माना गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केशवानंद भारती विवाद। इसका विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसको पढ़ें। इसका विश्लेषण है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रासाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही रह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है, अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। दोस्तों यह मत समझना कि ये केवल पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेरे साथ साथ इस तरीके से पढ़ते चले जाएंगे तो ये घटना चक्र की बुक है, घटना चक्र की सीरीज है। यहाँ से डिक्टो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भारतीय संविधान इतिहास एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ ये कभी चेंज नहीं होते हैं, यानी कि पॉलिटी तो कभी कभी चेंज हो जाती है, इतिहास हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती है। तो बड़े ध्यान से घटना चक्र की सीरीज को पढ़ें और अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन लगातार करते रहें। अगर आपने एक बार घटना चक्र की सीरीज को पढ़ लिया तो जीएस में आपको किसी भी अन्य बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बुक को ही फॉलो करते रहें, लगातार मेरी वीडियो को देखते रहें और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से तैयार करें। यानी कि एग्जाम के अंदर घटना चक्र की सीरीज में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका विश्लेषण है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक ना बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय व्यवस्था की गई है। कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका सही आंसर वैसे ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 प्रकार की। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, यानी कि कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है आर्थिक न्याय से तात्पर्य है धार्मिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना, तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। इस क्वेश्चन का विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। इसका विश्लेषण है, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको IAS प्री 2020 में भी पूछा गया था। इसका विश्लेषण देखते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की बृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन
री बेरुबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय तथा उद्देश्य का भारत के संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए दिया था। इस प्रकार यद्यपि उद्देश्य का संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देश्य का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में दिया गया आमुख, इसमें कथन दिए गए हैं 4, इनको पढ़ते हैं। न्यायालय में लागू नहीं होता है, दूसरा है महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, तीसरा है शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है और चौथा है संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। पहले इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखेंगे। इसका विश्लेषण है, भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देश्य का प्रियम्बल कहा गया है। प्रश्न में उद्देश्य का संबंधी सभी चारों कथन सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में सही कथन सम्मिलित नहीं है। यह भी धातव्य है कि कोई भी विकल्प अन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल ओनली विशेषण स्रोत पर नहीं लगा है, इसलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम मैक्सिमम कथन शामिल किए गए हों। इस दृष्टि से विकल्प सी तथा विकल्प डी समान रूप से चयन किए जाने योग्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। अगला इसका विश्लेषण है, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है, यानी कि दी गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात की गई है। दोस्तों, जो प्रस्तावना थी उसके जो रिवीजन नोट्स थे और PYQ थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की घटना चक्र की जो सीरीज चल रही है पॉलिटी की, लगातार वीडियो आती रहेंगी। आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपकी हेल्प के लिए पूरी घटना चक्र सीरीज को बहुत जल्दी ही डाल दूंगा और वीडियो बना करके जो भी रिवीजन नोट्स है और PYQ हैं उनको तैयार करा दूंगा। आप प्रैक्टिस लगातार करते रहें। अगली आने वाली वीडियो में मैं शासन प्रणाली से संबंधित कुछ रिवीजन नोट्स कराऊंगा, उसके बाद इस टॉपिक के PYQ कराऊंगा और आप इसी प्रकार मेरा सपोर्ट करते रहें। आप के लिए मैं इसी प्रकार वीडियो बनाता रहूँगा। फिर मिलेंगे आगे आने वाली एक बेहतरीन वीडियो के साथ, एक बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन क्वालिटी के साथ फिर मिलते हैं। और तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।